हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम आपके लिए क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, इसमें हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़े हैं हमने, इसके पहले परावर्तन के नियम और भी प्रकाश से रिलेटेड चीजें देख ली हैं, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते रहे। प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, साथ में समझते चलिए। प्रकाश के परावर्तन में हमने आपको क्या बताया था, इसमें बताया था एक समतल दर्पण है। एक समतल दर्पण होता है जिसपे एक प्रकाश किरण आती है और दर्पण से टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये दर्पण पे टकराई और वापस लौट गई। ठीक है, तो एक बात आप बताइए। ठीक है, पहले समझ लीजिए, ये आपका अभिलंब हो गया। ये सब चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में बता दी थी आपको। ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और ये क्या है आपका, परावर्तित। ठीक है, परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रेज, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीजें दिखी थी कि इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपतन, आपतन कोण। ठीक है, ब्रैकेट में आई लिख लीजिएगा। ठीक, फिर आगे देखिए, आगे ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है और ये नॉर्मल है। इसके बीच जो आपका एंगल बनता है यानी आर। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेगा कि परावर्तन कोण किन दो किरणों के बीच बनता है। किरण नहीं तो नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच आपका कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण। और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इतनी चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, तो अब इसके आगे बताते हैं आपको। हेडिंग प्रकाश का परावर्तन में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या लिखेंगे, आपतित किरण का समतल दर्पण पर टकरा कर वापस परावर्तित किरण में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इतना हो गया। अब हेडिंग लगाएंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना हेडिंग लगाने के बाद लिखिए, इसमें पहला जो नियम है वो समझ लीजिए, जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो एक कहीं बिंदु पे है ना, यही बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, साथ में लिखते चलिए। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, यानी अर्थात आपतन बिंदु पे होता है। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, फिर द्वितीय नियम, हेडिंग द्वितीय नियम लिखिए। इसमें क्या है, इसमें समझ लीजिए पहले, ये जो आपका आपतन कोण आई है और ये जो परावर्तन कोण आर है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इसका मान 30 अंश है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, अगर इसका मान 30 है, आपतन कोण का मान 30 है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, फटाक से बताइएगा। ठीक है, तो इतना टॉपिक क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन खत्म, इसको बढ़िया से एकदम नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हेडिंग लगा लीजिए। आगे हेडिंग है आपका, समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण का परावर्तन। ठीक है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण का परावर्तन। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। अब समझते चलिए
कि समतल दर्पण पर कोई लंबवत किरण आकर पड़ेगी तो उसका परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका समतल दर्पण है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, समतल दर्पण है। इस पे आपका एक किरण ऐसे पड़ा, ठीक है, ये क्या पड़ा है, लंबवत आया है, 90 अंश का कोण बना के आया लंबवत। ठीक है, ये लंबवत जब आता है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, 90 डिग्री पे वापस चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये इसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जो आपका है ना, क्या बोलते हैं इसको, अगर इसके बीच नॉर्मल भी खींचेंगे तो नॉर्मल भी यही आएगा और इसका परावर्तन भी इसी पे होगा। इसलिए इसमें पूछेगा आपका आई किसके बराबर, 0 के, फिर आर भी किसके बराबर, 0 के। ठीक है, ये लंबवत हो गया। ठीक है, अब समझिए, अगर ये आपतित किरण है, ठीक, यहाँ ये किरण आई है, ठीक, ये आ गई। अब इसके बीच नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल कहीं ऐसे आएगा 90 डिग्री पे। ठीक, तो 90 डिग्री पे नॉर्मल आएगा तो ये आपतन कोण का मान आई, ठीक, फिर परावर्तन कोण का भी मान आई आर है, तो इसका मान 0 और इसका भी मान 0। तो इसलिए अभिलंब और आपतन कोण के बीच का मान 0 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 अंश। तो समतल दर्पण में आपसे यही पूछता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो लंबवत किरण होती है उसमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान कितना होता है, जो 0 डिग्री होता है। ठीक है, यानी 0 अंश होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए इसको मिटा दें। अब समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप। हाँ ठीक है, अभी तो हमने लंबवत देखा, कोई प्रकाश किरण पड़ रही है तो उससे प्रतिबिंब बना। अब हेडिंग डाल लीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसके पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई समतल दर्पण है आपका, इस पे वो लंबवत पड़ रही थी। ठीक है, इस बार किरण क्या होगी, वो लंबवत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखेंगे अब। तो मान लीजिए ये आपका एक समतल दर्पण है, ठीक, ये आपका समतल दर्पण हो गया। अब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है पहले ही से, ठीक है, ये आई और रिफ्लेक्ट होकर इसे वापस चली गई। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, ये प्रकाश किरण आई और परावर्तित हो गई। ठीक है, ये बिंदु स्रोत है, इससे बहुत सारी ऐसे प्रकाश किरणें निकल रही हैं। अब कमेंट सेक्शन में बताइए, जब प्रकाश किरणें एक जगह से निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी या अभिसारी या अपसारी। ठीक है, फटाक से बताइएगा। चलिए, ये हो गया इसका रिफ्लेक्शन। अब हम यहाँ देखते हैं, अब एक इसके लंबवत आएगी और वापस इसी में लौट जाएगी। ठीक है, यानी ये आई और वापस लौट गई। चलिए, ठीक है, एक किरण आई और वापस लौट गई, तो अभी ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा। फिर हम ऐसा मानेंगे कि ये पीछे आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे नीचे आ रही है, ये ऐसे रेज नीचे आ रही है और एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, तो वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु का इमेज, ठीक है, एक मिनट, यानी प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है, इमेज को आई से लिखते हैं, आई फर्स्ट लिख लीजिएगा, यानी वस्तु का इमेज दर्पण के नीचे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे, ठीक, दर्पण के इस साइड बनेगा, ये हमने माना है ऐसा। ठीक है, वास्तविक नहीं है, ये क्या है, हमने माना है। ठीक, तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, अब इसकी प्रकृति लिख लीजिए, पहले प्रकृति देखेंगे, फिर इसका आकार देखेंगे, यानी आकृति या फिर आकार। आकार में क्या है, उसके बराबर है। ठीक है, यानी हाइट क्या होता है, आकार में बराबर होता है, पहला पॉइंट लिखिएगा। ठीक, फिर दूसरा प्रकृति क्या लिखेंगे, इसका काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक लिख लिए, और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, उतने ही बराबर क्या होगा, सीधा होगा। ये पॉइंट हो गया, बस इतना पॉइंट आप समतल दर्पण में नोट कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में क्या क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये यहाँ से जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। ठीक है, और ये दर्पण से जितनी दूर स्थित है उतनी दूर पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और ये क्या है, काल्पनिक है, और ये क्या बनता है, सीधा बनता है। जैसे हम समतल दर्पण में देखते हैं ना अपने आप को,
तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है दर्पण में, एकदम सीधा बनता है, ठीक है। वास्तविक वो वास्तविक रहता है, ठीक है, पर काल्पनिक रहता है कि हम मानते हैं, पर वो क्या रहता है, सीधा रहता है। हम ये चीज सीखना चाहते हैं, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो क्या क्या क्वालिटी रहती है। प्रकृति काल्पनिक, आकार में बराबर रहता है और सीधा रहता है, ठीक, उल्टा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए गोली दर्पण। गोलीय दर्पण, चलिए हेडिंग लगा लीजिए गोलीय गोली दर्पण, हेडिंग लगा लीजिए। गोली दर्पण में लिख लीजिएगा, समझ लीजिए पहले। गोली दर्पण एक खोखले गोले का वह भाग होता है, ठीक है, जिसके एक तरफ क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। जैसे इतने भाग को हमने काट लिया और इसके एक तरफ अगर कलई कर दी है तो ये क्या हो गया, एक दर्पण का निर्माण हो गया, ठीक है। तो गोली दर्पण का वह भाग जिसके एक तरफ कलई कर कर क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है, जिसपे वो प्रकाश लड़े और वापस आ जाए, ठीक है। यानी एक तरफ कलई करके उसको परावर्तक तल बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, ठीक। चलिए अब समझ लेते हैं गोली दर्पण। तो मान लीजिए ये आपका एक गोली दर्पण है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका गोली दर्पण है, ठीक है। हमने एक को ऐसे कट किया, ठीक है, एक ऐसे निर्माण हो गया दर्पण, काट दिया हमने, समझ लीजिए। फिर एक को हमने ऐसे काट दिया, ठीक। तो एक का निर्माण कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए ये जो उभरा हुआ भाग है, ठीक है, यानी गोली दर्पण का ये क्या है, एक भाग है और ये उभरा हुआ भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, ठीक है, उभरे हुए भाग पर क्या किया जाए, कलई किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसका परावर्तक ये क्या है, ये परावर्तक सत्ता है, यानी यहाँ प्रकाश किरण टकराएगी तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये धसा हुआ रहेगा, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। इतना बनाइए जल्दी से, तब हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एक को लेके समझते चलते हैं। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए अवतल दर्पण, ठीक है, हेडिंग लगाइए अवतल दर्पण। बस ये लास्ट है, अवतल दर्पण समझ लेंगे, फिर इसके पार्ट 3 में हम चले जाएंगे, ठीक। हेडिंग लगा लीजिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। एक मिनट बढ़िया बना देते हैं। ये आपका अवतल दर्पण बन गया। अब समझते चलिए, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये किसी खोखले गोले का ऐसे क्या है, भाग है, और उसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। ये जिस खोखले गोले का सेंटर पॉइंट होता है यानी केंद्र होता है, इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र को किसे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे वक्रता केंद्र में, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण या फिर अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए, फिर इसमें ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है अवतल दर्पण का, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुव यानी पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर। यानी आर क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, ठीक है। यानी वक्रता
केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, समझ लीजिए। अब आगे देखिए, आगे मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपकी आई। ठीक है, आगे हम समझेंगे इन सब के बारे में। जो प्रकाश किरण है वो रिफ्लेक्ट होके यानी टकरा के जिस बिंदु से जाती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को एफ से दर्शाते हैं। फिर आगे देखिए, ये जो मुख्य फोकस है और जो ये ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट नोट करते चलिए। अब देखिए एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो अवतल दर्पण में आप क्या समझेंगे? अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना लिखते चलिएगा। फिर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से चली जाती या फिर होकर निकल जाती उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर लिखिएगा मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इतना समझ लीजिए, ये आपका क्लियर हो गया, इतना समझ लीजिए। फिर आगे हम अब अगले पार्ट में हम देखेंगे जिसमें उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे कि उत्तल दर्पण में क्या क्या है। फिर हम आर और एफ के बीच रिलेशन निकालना सीखेंगे कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस के बीच क्या रिलेशन होता है। बता दे रहे हैं आपको, जो एफ होता है वो r/2 होता है। ठीक, चलिए अब हम पार्ट 2 में देखेंगे बाकी।